किस किस को और कौन कौन सा ऑस्कर अवार्ड मिला, कौन कौन सी बिहाइंड द सीन कंट्रोवर्सीज ऑस्कर अवार्ड के पीछे हुई, अब वेनम 3 कब रिलीज होने वाली है और बैटमैन 2 की रिलीज डेट को आगे क्यों बढ़ाया गया, और आखिर सोनी की इंसोम्निया गेम्स से अपनी स्पाइडरमैन 2 गेम के मल्टीप्लेयर को क्यों हटा दिया। इस हफ्ते का सबसे बड़ा हाईलाइट ऑस्कर अवार्ड बनी रही। इसके साथ साथ कुछ और भी ऐसे अपडेट्स हैं जो आपको जरूर जानने चाहिए। तो फिर देर किस बात की, हेडफोन लगा लीजिए और आराम से बैठ जाइए। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपको स्वागत है गेमों को हिंदी की कॉर्पोरेट स्टूडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑफ कोर्स, तो चलिए इस हफ्ते की सबसे पहली शुरुआत करते हैं ऑस्कर अवार्ड्स और उनके विनर से, जहां पर सबसे पहले बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड डवीन जॉय रैंडोल्फ को मिला। बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट का अवार्ड वॉर इज ओवर को मिला। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड हायाओ मियाजाकी की द बॉय एंड द हेरन को मिला। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का अवार्ड एनाटॉमी ऑफ फॉल को मिला। बेस्ट एडॉप्टेड स्क्रीन प्ले का अवार्ड अमेरिकन फिक्शन को मिला। बेस्ट मेकअप इन हेयर स्टाइल, बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन और बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड पुअर थिंग्स को मिला। इसके अलावा बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड द जोन ऑफ इंटरेस्ट को मिला, जिसे जॉनथन ग्लेजर ने डायरेक्ट किया था। इसके अलावा कुछ भारी भरकम अवार्ड्स की बात की जाए तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड रॉबर्ट डाउनी जूनियर को मिला। बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स का अवार्ड गॉडजिला -1 को मिला। बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड ओपेनहाइमर को मिला। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट का अवार्ड द लास्ट रिपेयर शॉप को मिला। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड 20 डेज इन मारियोपोल को मिला। बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का अवार्ड ओपेनहाइमर को मिला। बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म का अवार्ड द वंडरफुल स्टोरी ऑफ हेनरी शुगर को मिला। बेस्ट साउंड का अवार्ड द जोन ऑफ इंटरेस्ट को मिला और द ओरिजिनल स्कोर का अवार्ड एक बार फिर से ओपेनहाइमर को मिला। इसके अलावा बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड बाबी मूवी से व्हाट आई वाज मेड फॉर को मिला, जिसे क्रिएट किया था बिली आइलिश एंड फिनियस ओकॉनल ने। इसके अलावा बेस्ट एक्टर का अवार्ड किलियन मर्फी को मिला। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड क्रिस्टोफर नोलन को मिला। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड एमा स्टोन को मिला और बेस्ट पिक्चर का अवार्ड फाइनली ओपेनहाइमर को मिला। ऑफ कोर्स, इस साल ऑस्कर्स के अंदर बहुत सारी लेजेंडरी चीजें हुई, जहां पर फाइनली क्रिस्टोफर नोलन को एज अ डायरेक्टर और किलियन मर्फी और रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एज एन एक्टर ऑस्कर अवार्ड दिए गए। लेकिन बिहाइंड द सीन कंट्रोवर्सीज चालू हो भी चुकी हैं, जहां पर सबसे पहले अगर बात करें रॉबर्ट डाउनी जूनियर के ऑस्कर अवार्ड के एक्सेप्टेंस की, तो यहां पर पिछले साल के बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जीतने वाले एक्टर की हुई क्वान ने उन्हें इस अवार्ड को दिया था। बट इस दौरान रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने उन पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया था और इसी चीज को बेसिकली ऑनलाइन लोगों ने रेसिज्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। लेकिन सच तो यह है कि कुछ ही समय बाद आरडीजे की हुई क्वान के साथ कई सारी फोटोज और सेल्फीज भी रिवील की गयी, जिसमें उन्हें हक भी कर रहे हैं। मेरे हिसाब से रॉबर्ट डाउनी जूनियर के लिए उनकी जिंदगी का सबसे पहला ऑस्कर अवार्ड था, जिसमें उनके लिए एक बहुत ही सररियल फीलिंग होगा। तो ऐसे में चीजें थोड़ी इधर उधर हो गई तो उसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेकर नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा सालों तक इनविजिबल रहने के बाद जॉन सीना ने ऑस्कर में फाइनली अपनी एग्जिस्टेंस का प्रमाण बहुत ही खतरनाक तरीके से दिया है, जहां पर उन्होंने बेस्ट कॉस्ट्यूम का अवार्ड बेयर बॉडी दिया और सिर्फ एक एनवेलप से अपने प्राइवेट पार्ट्स को कंसील किया था। बहुत सारे लोगों ने इस चीज को एक पब्लिसिटी स्टंट भी माना और बहुत सारे लोगों ने इस पर्टिकुलर एक्ट को काफी ऑफेंसिव माना, क्योंकि बेसिकली ऑस्कर्स एक नेशनल टीवी ब्रॉडकास्ट था और बहुत सारी फैमिलीज इसे एक साथ बैठकर देख रही थी। ऑफ कोर्स, बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पे अपनी ओपिनियंस दिए और बिहाइंड द सीन फाइनली इस बात को रिवील किया गया कि एक्चुअली जॉन सीना पूरी तरह से न्यूड नहीं थे और उन्होंने एक स्किन टाइट शॉर्ट्स पहना हुआ था। अब बेसिकली क्रिस्टोफर नोलन ने ऑस्कर में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट पिक्चर का अवार्ड तो जीत लिया, बट ये मूवी उनके लिए क्रिटिकली ही नहीं बल्कि फाइनेंशियली भी काफी बेहतरीन साबित हुई थी। जहां पर वैरायटी की एक रिपोर्ट के हिसाब से क्रिस्टोफर नोलन यूजुअली अपनी मूवी की सक्सेस का 20% एज अ सैलरी लेते हैं, जिसके कारण मूवी के टोटल $957 मिलियन की कमाई पर क्रिस्टोफर नोलन को $85 मिलियन तक का रेवेन्यू दिया गया था, जिसमें से एजेंट और लॉयर्स के फीस को काटने के बाद उन्हें $72 मिलियन बचे थे। इसके अलावा यहाँ पर यूनिवर्सल ने उन्हें 15% फर्स्ट ग्रॉस डॉलर भी दिया था, जिसके कारण कुल मिलाकर क्रिस्टोफर नोलन की ओपेनहाइमर से कमाई $100 मिलियन की हुई है। अब चलिए थोड़ा रेगुलर न्यूज के बारे में भी बात कर लेते हैं, जहां पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक्स-मैन 97 से, जहां पर ये सीरीज एक्चुअली इसी महीने डिज्नी प्लस पर प्रीमियर होने वाली है। बट इसके क्रिएटर को इस शो के आने से पहले ही फायर कर दिया गया है, जहां पर ब्यू दे मायो को एज अ क्रिएटर इस सीरीज के लिए चुना गया था। बट सीजन 3 के अलग अलग आइडियाज और क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते यहाँ पर उन्हें फायर किया गया है। अच्छी बात तो ये है कि उन्होंने जाने से पहले सीजन 2 को पूरी तरह से लिख दिया था, जिसके कारण इस सीरीज के 2 सीजन तो ऑलमोस्ट कंफर्म है। ये सीरीज हमें इस साल के 20 मार्च से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल सकती है, जहां पर सीजन 1 के अंदर हमें 10 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे और ये बेसिकली 90s के एक्स-मैन सीरीज का एक कंटिन्यूएशन होने वाली है।
इसके अलावा अमेरिका के अंदर साउथ बाई साउथ वेस्ट नाम का फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, जिसे SXSW भी कहा जाता है। और इस फिल्म फेस्टिवल के दौरान कई सारी नई मूवीज को प्रीमियर किया गया है, जिसमें एक्चुअली देव पटेल की मंकी मैन मूवी भी शामिल थी। और यही इस मूवी का वर्ल्ड प्रीमियर था, जहां पर इस मूवी को देखने के बाद ऑडियंस ने इस मूवी के लिए स्टैंडिंग ओवेशन दी, जिसने एक्चुअली देव पटेल को काफी ज्यादा इमोशनल कर दिया। देव पटेल की बेसिकली एक पैशन प्रोजेक्ट है, जिसे उन्होंने कोविड-19 के दौरान शूट किया था और उन्हें कई सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। और इस मूवी के अंदर उन्होंने लीड को प्ले करने के साथ साथ इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है। डेफिनेटली लगता है कि ये मूवी उनको उनके मेहनत का फल जरूर देगी और मुझसे वेट नहीं हो रहा है इस मूवी को देखने के लिए। इसके अलावा वेनम 3 का टाइटल और रिलीज डेट अनाउंस कर दिया गया है, जहां पर वेनम 3 को अब ऑफिशियली वेनम द लास्ट डांस बुलाया जाना है। और इस मूवी का रिलीज डेट इस साल के 25 अक्टूबर को है। अब ऑफ कोर्स ये मूवी पूरे के पूरे वेनम फ्रेंचाइजी की एक कल्मिनेशन साबित हो सकती है, जिसका हिंट पिछले साल के नवंबर में खुद टॉम हार्डी ने दिया था कि बेसिकली इस फ्रेंचाइजी की फाइनल मूवी साबित होगी। साथ ही साथ पिछले साल के स्ट्राइक्स और कुछ प्रोडक्शन डिलेज के चलते इस मूवी के रिलीज डेट को आगे किया गया है, वरना ये मूवी ओरिजिनली इस साल के जून में ही रिलीज होने वाली थी। इसके अलावा इस साल के 1 मार्च को एनिमे लेजेंड अकीरा तोरियामा की डेथ हो गई थी, जो बेसिकली ड्रैगन बॉल जी के क्रिएटर थे, जिसके कारण इस सीरीज के दुनिया भर के फैंस ने उन्हें ट्रिब्यूट दिया, इंक्लूडिंग जस्टिन चैटविन, जिन्होंने ड्रैगन बॉल जी के वर्स्ट लाइव एक्शन मूवी के अंदर गोकू का रोल प्ले किया था, जहां पर उन्होंने इस अडॉप्टेशन के लिए उनसे माफी मांगी। इसके अलावा रिसेंटली इनसोम्नियाक के स्पाइडरमैन 2 गेम का मल्टीप्लेयर ट्रेलर लीक हुआ है, जिसके अंदर हमें माइल्स मोरालेस, ग्वेन स्टेसी और कई अलग प्रकार के प्लेबल स्पाइडरमैन कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सिनिस्टर 6 का भी एंगल देखने को मिला था और होपफुली यहाँ पर किसी न किसी प्रकार का मल्टीवर्सर एंगल दिखाया जाता, जो बेसिकली कैरेक्टर कस्टमाइजेशन को इस मल्टीप्लेयर गेम के लिए एक्सप्लेन करती। इस पर्टिकुलर एक्सपेंशन का नाम स्पाइडरमैन द ग्रेट वेब होने वाला था, बट इनसोम्नियाक ने इसे कैंसिल कर दिया। रिसेंटली सोनी के अंदर ही आने वाली नॉटी डॉग स्टूडियोज की द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 गेम के अंदर भी हमें एक मल्टीप्लेयर मोड देखने को मिलने वाला था, लेकिन उसे भी कैंसिल किया गया। इसके अलावा खबर आ रही है हमारे अपने गस फ्रिंग की तरफ से, यानी जियान कार्लो एस्पोसितो, जहां पर फेड टू ब्लैक नाम के पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने मार्वल के अंदर प्रोफेसर एक्स के रोल को प्ले करने की अपनी इच्छा जताई है, बट उनकी शर्त यही है कि वो इस रोल को बिना व्हील चेयर के प्ले करना चाहते हैं। अब आपका इसके बारे में क्या सोचना है और आपको क्या लगता है जियान कार्लो एस्पोसितो इस कैरेक्टर के लिए कैसे होंगे, मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। वहीं पर दूसरी खबर आ रही है मैट रिव्स और रॉबर्ट पैटिसन की द बैटमैन 2 मूवी से, जहां पर इस मूवी को एक्चुअली अब 1 साल के लिए डिले किया जा रहा है, जहां पर जैसा कि ये मूवी 3 अक्टूबर 2025 को रिलीज होने वाली थी, अब इस मूवी को फॉल ऑफ 2026 के लिए स्लेट कर दिया गया है, जहां पर वार्नर ब्रोस की तरफ से ये फैसला आया है सुपर हीरो मूवीज को ओवर क्राउडेड न करने के लिए और फैंस के लिए उनके प्लेटर को क्लियर रखने के लिए। बाय द वे, इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि 11 जुलाई 2025 को सुपरमैन रिलीज हो रही है, जिसका असर शायद सीधा बैटमैन 2 पर पड़ता। सो गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपको और कौन कौन से अपडेट इस हफ्ते के मालूम चले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी औसम वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।